Hello, welcome to Gyanidhi classes. Today we are going to start chapter number 8, class 7, A Shirt in the Market. A Shirt in the Market. This chapter tells us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. We shall see a chain of market links, the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling takes places at every step in the chain. Does everyone benefit equally from this chapter, or do some people benefit more than others? We shall find out. इस चैप्टर के अंदर हम एक शर्ट की पूरी कहानी और प्रक्रिया के बारे में पढ़ने जाएंगे और हम इसमें ये देखेंगे कि प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक एक चेन होती है, जिस चेन के अंदर शर्ट के बनने की पूरी प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। वो प्रोसेस जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड लास्ट कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान डायरेक्टली नहीं खरीदता है। प्रोड्यूसर होलसेलर को सामान बेचता है, होलसेलर रिटेलर को, और जो कंज्यूमर होता है वो रिटेलर से सामान बाय करता है। इसी के साथ साथ हम इस चेन के पूरे प्रोसेस को समझते हुए ये भी देखेंगे कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या ऐसा है कि सभी को इक्वल बेनिफिट मिल रहा है, या फिर ऐसा है कि कहीं पे किसी का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और किसी को प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है। तो इस चैप्टर में हम ये सारी की सारी चीज़ें डीपली डिस्कस करेंगे। अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। Swapna, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land. The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst. So Swapna is busy picking cotton. The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. यहाँ पे कुरनूल में कपास उगाने वाली एक लेडी के बारे में बताया गया है जिसका नाम स्वप्ना है, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है। अपने छोटे से खेत में वो कॉटन उगाती है। कॉटन के पौधे आ गए हैं और उसके जो टोड़े होते हैं वो पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए जो स्वप्ना है वो अपने कॉटन को कलेक्ट करने में बिजी है। इसी के साथ साथ वो अपने कॉटन जो उसके पूरी तरीके से बन चुके हैं और बाकी जो बन रहे हैं उन सभी का कलेक्शन कर रही है, इसलिए वो पूरी की पूरी अपनी कॉटन की फसल को इकट्ठा करने में लगी हुई है और जिस काम को करने में कई दिन और कई समय घंटे लग जाते हैं। इसी के साथ साथ once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. At the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed rupees 2500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers, pesticides for cultivation. At that time, the local trader made Swapna agree to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. इसमें ये बात बताई गई है कि पूरी की पूरी कॉटन कलेक्ट हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने हस्बैंड के साथ कुरनूल के एक कॉटन मार्केट में ले जाकर और एक लोकल ट्रेडर के पास ले जाती है। और फसल की जो बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने उस ट्रेडर से खेती करने के लिए सीड्स, फर्टिलाइज़र्स यानी खाद, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत हाई इंटरेस्ट पर क्या ले लिया था, लोन लिया था 2500 रुपीज़ का। उस समय लोकल ट्रेडर ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए एग्री कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी की सारी कॉटन उसे ही बेच देगी। Cultivation of cotton requires high level of inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. Most often, the small farmers need to borrow money to meet these expenses. जो कॉटन की फार्मिंग में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसी के साथ साथ फर्टिलाइज़र्स होते हैं, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। इन पर जो फार्मर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जिस पे छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधारी पर लेना पड़ता है। एट द ट्रेडर्स यार्ड
Two of his men weigh the bags of cotton at a price of rupees 1500 per quintal. The cotton fetches rupees 6,000. The traders deducts rupees 3,000 for repayment of loan and interest and pays Swapna's rupees 3,000. जो ट्रेडर है उसके दो आदमी उस पूरे के पूरे कॉटन को क्या करते हैं, तोलते हैं और 1500 पर क्विंटल के हिसाब से कॉटन का पूरा कॉस्ट लगाते हैं, जिसकी कीमत बनती है 6,000 रुपीज़। और ट्रेडर क्या करता है, उसके अंदर से लोन के अकॉर्डिंग उसमें से इंटरेस्ट जो उसका बनता है 3,000 रुपीज़ उसको डिडक्ट कर देता है और स्वप्ना को 3,000 रुपीज़ ही देता है। स्वप्ना कहती है 3,000 ओनली, क्या सिर्फ 3,000 रुपये मिलेंगे मुझे? ट्रेडर, कॉटन इज सेलिंग चीप, देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। ट्रेडर कहता है अब कॉटन जो है मार्केट में बहुत सस्ती हो चुकी है, बाजार में बहुत ज़्यादा कॉटन आ चुकी है। देन स्वप्ना, आई हैड टॉल्ड टू hard for 4 months to grow this cotton. You can see how fine and clean the cotton is this time. I had hoped to get a much better price. स्वप्ना कहती है इस कॉटन को उगाने में मैंने पूरे 4 महीने की जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की पूरी उम्मीद थी। देन ट्रेडर कहता है अम्मा, आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड प्राइस, अदर ट्रेडर आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट द कुरनूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी। तो ट्रेडर कहता है अम्मा, मैं आपको बहुत अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे आपको। मेरा विश्वास ना मानो या विश्वास ना हो आपको तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर आप पता कराओ। स्वप्ना कहती है डोंट बी एंग्री, हाउ can I doubt you? I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months. स्वप्ना कहती है नाराज़ ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ? मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार जो कॉटन की मेरी फसल हुई है इसमें इतनी तो आमदनी हो ही जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। So Sapna knows that cotton will sell for at least rupees 1,800 per quintal. She doesn't argue further. The trader is a powerful man in the village and the farmer have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as illness, children's school fees also. There are times in the year when there is no work and no income for the farmers. So borrowing money is the only means of survival. Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. स्वप्ना सोचती है, इवन वो जानती है कि कपास कम से कम 1,800 रुपये पर क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे उस ट्रेडर से बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का एक पावरफुल आदमी है और फार्मर्स को लोन के लिए उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है, ना केवल फार्मिंग के लिए बल्कि उनके बाकी टाइम में जो भी उनकी नीड्स होती है उनके लिए भी वो उन्हीं ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि बीमारी के टाइम पर, बच्चों की स्कूल की फ़ीस के टाइम पर, और भी उनको बहुत सारी ज़रूरतें होती है, उन सभी के लिए वो उन ट्रेडर्स पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन फिर साल में ऐसा टाइम भी आ जाता है जब फार्मर्स के पास कोई भी काम नहीं होता और उनकी कोई इनकम नहीं होती, और उस टाइम पर वो केवल लोन लेकर ही जीवित रह सकता है। कॉटन प्रोडक्शन करके भी स्वप्ना जो है वो सोचती है कि उसकी इनकम बस उसकी जितनी भी इनकम उसे हुई है वो उतनी इनकम से थोड़ी ही ज़्यादा है जो कि वो मजदूरी करके भी कमा सकती थी। इसी के बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट इज़ द क्लोथ मार्केट ऑफ Erode. Erode's weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world. A large variety of clothes is sold in this market. Cloth that is made by weavers in the village around is also brought here for sale. Around the market are offices of cloth merchants who buy these clothes. Other traders from many South Indian towns also come and purchase cloth in this market. अब इसमें इरोड के कपड़ा बाज़ार की बात की गई है। तमिलनाडु में वीक में 2 बार लगने वाला इरोड का एक कपड़ा बाज़ार है जो कि संसार के विशाल बाज़ारों में से एक बाज़ार है। इस मार्केट में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है और आसपास के गांवों में वीवर्स द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस मार्केट में बिकने के लिए आता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के बहुत ऑफिसेज ऑफिसेज है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। बेसिकली साउथ इंडिया के सभी शहर और अन्य पास के ट्रेडर्स भी इस मार्केट में अपना कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं।
on market days, you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from the merchants. These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country. They purchase the yarn and give instructions to the weaver about the kind of cloth that is to be made. In the following example, we can see how this is done. मार्केट के डेज़ में आपको वे वीवर्स भी मिलते हैं और मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी यानी ये ट्रेडर्स देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और एक्सपोर्टर्स को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये यान यानी कि सूत खरीदते हैं और वीवर्स को डायरेक्शंस देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि प्रक्रिया किस तरीके से पूरी काम करती है। पिक्चर के थ्रू हम इसको समझेंगे। पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2 एंड 3। पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ अ मर्चेंट शॉप इन द बाजार। ओवर द ईयर these traders have developed extensive contacts with garment firms around the country from whom they get orders. These traders purchase the yarn. Yarn means thread from others. इसमें बताया गया है कि बाज़ार में यह एक ट्रेडर की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट अपने बना लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं और वे अन्य लोगों से भी ट्रेड को खरीद कर लाते हैं। पॉइंट नंबर 2, द व्यूअर लिव इन villages around and take the yarn supplied by these traders to their homes, where the looms are located in sheds adjacent to their houses. This photograph shows a power loom in one such home. The weaver and their families spend long hours working on these looms. Most weaver units have about 2 to 8 power looms on which the yarn is woven into clothes. A variety of saris, towels, shirts, लेडीज ड्रेस मटेरियल्स एंड बेडशीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस लूम। इसमें बताया गया है कि कपड़ा बुनने वाले जो बुनकर है यानी वीवर्स है आसपास के विलेजेस में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से कॉटन ले आते हैं और बुनाई करने के लिए इन पावर लूम्स रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही इसका अरेंजमेंट कर रखा है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, और इसी के साथ साथ एक घर में रखे हुए पावर लूम जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इसको आप इमेजेस में देख रहे हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन पावर लूम्स पर कई घंटों तक काम करते हैं और बुनाई की जो अधिकतर इकाई है उसमें 2 से लेकर 8 घंटे तक ये पावर लूम्स पर काम करते हैं। इन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है और तरह तरह की साड़ीज़ है, टॉवल्स है और शर्ट्स है, इसी के साथ साथ लेडी कॉस्ट्यूम्स है और ड्रेसेस है और बेडशीट्स इन पावर लूम्स पर बनाई जाती है। They then bring back the finished cloth to the trader. Here they can be seen getting ready to go to the merchant in the town. The trader keeps an account of the yarn given and pays them money for weaving this into cloth. यानी बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। और जो वीवर है शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। ट्रेडर यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना कॉटन दिया गया था और बुने हुए कपड़े का पेमेंट उन्हें वो कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। द मर्चेंट distribute work among the weavers based on the orders he has received for cloth. The weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth for the weavers. This arrangement seemingly has 2 advantages. The weavers do not have to spend their money on purchase of yarn. Also, the problem of selling the finished cloth is taken care of. Weaver know from the outset what cloth they should make and how much of it is to be woven. However, the dependence on the merchant, both for raw material and market, means that the merchants have a lot of power. They give order for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth. The weaver have no way of knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold.
At the cloth market, the merchant sell the cloth to the garment factories. In this way, the market works more in favor of the merchants. यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मर्चेंट्स जो होते हैं वो वीवर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और किसको कितना कपड़ा बनाना है और जिस हिसाब से इन्हें ऑर्डर मिलता है और उसी हिसाब से यह काम इनको बांट देते हैं। यह जो वीवर्स है इन्हें यान मिलता है, इन मर्चेंट से ही मिलता है इन्हें यान। वीवर जो है यह फाइनल प्रोडक्ट को तैयार होने पर इन्हें सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद ये जो वीवर्स को सारा का सारा अरेंजमेंट कराया मिलता है, जैसे इन्हें यान नहीं खरीदना पड़ता क्योंकि यहाँ सारा अरेंजमेंट यह मर्चेंट्स कर देते हैं। इसी तरीके से वीवर्स को दो तरीके का यहाँ पे एडवांटेज होता है। पहला, खुद का पैसा इन्हें नहीं खर्च करना पड़ता और थ्रेड को परचेज़ करने के लिए भी इन्हें किसी तरीके का कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। और साथ ही साथ दूसरा इनको जो बेनिफिट होता है वो है फिनिश्ड प्रोडक्ट को जो बेचने की प्रॉब्लम होती है मार्केट में जाकर, वो इन वीवर्स को फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो सारा का सारा कपड़ा मर्चेंट्स को ही दे देते हैं और मर्चेंट्स को ही ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। वीवर्स बस इतना जानते हैं कि उनको कितना कपड़ा बनाना है और कैसा कपड़ा बनाना है। अब इन सभी चीज़ों के लिए इन्हें मर्चेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसा रॉ मटेरियल के लिए, मार्केट के लिए। इसलिए कह सकते हैं कि मर्चेंट्स पर फुल पावर होती है। अब ये जो मर्चेंट्स होते हैं ये सारा ऑर्डर देते हैं इन्हें, जैसे इन्हें बाहर से ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से यह वीवर को ऑर्डर देते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से इनको लो प्राइस दिया जाता है बस क्लॉथ मेकिंग का। लेकिन जो वीवर होते हैं उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको कुछ मतलब नहीं है कि किसको कौन सा कपड़ा बेचा जाएगा, कहाँ कपड़ा बेचा जाएगा, क्योंकि उनको यह प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ वीवर इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स or borrow money at high interest rates to buy looms. Each loom cost rupees 20,000. So a small weaver with two looms has to invest rupees 40,000. The work on these looms cannot be done alone. The weaver and another adult member of his family work up to 12 hours a day to produce clothes. For all the works, they earn about rupees 3,500 per month. The arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system whereby the merchant supplies the raw material and receive the finished product. It is prevalent in the weaving industry in most region of India. यहाँ पे बताया गया है कि जो बुनकर होते हैं वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और हाई इंटरेस्ट पर लोन लेकर पावर लूम्स को खरीदते हैं। एक पावर लूम की कीमत यहाँ बताई गई है 20,000 रुपये है। इसलिए छोटे जितने भी वीवर्स होते हैं उनको दो करघो यानी पावर लूम्स के लिए लगभग 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन पावर लूम्स पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए जो बुनकर होते हैं और उनके परिवार के दूसरे एल्डर्स यानी एल्डर सदस्य, उनके मेंबर्स को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। ट्रेडर्स और वीवर के बीच की ये जो व्यवस्था होती है इसको ही पुटिंग आउट सिस्टम का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है जो हमने पढ़ा है अभी जस्ट, जहाँ व्यापारी रॉ मटेरियल देता है और तैयार रेडी प्रोडक्ट रिसीव करता है। इंडिया के अनेक रीजन्स में क्लॉथ वीविंग के उद्योग में यह सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि एक लेडी कर रही है पावर लूम्स के ऊपर काम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द गारमेंट exporting factory near Delhi. The garment exporting factory near Delhi, the Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weaver to a garment exporting factory near Delhi. The garment exporting factory will use the cloth to make shirts. The shirts will be exported to the foreign buyers. Among the foreign buyers are business persons from the US and Europe who run a chain of stores. These large stores do business strictly on their own terms. They demand the lowest prices from the supplier. In addition, they set high standard for quality of production and timely delivery, and defects or delay in delivery is dealt with strictly. So the exporter tries his best to meet the conditions set by these powerful buyers. यहाँ पे बताया गया है कि जो एरोड का ट्रेडर है बेसिकली वो वीवर द्वारा तैयार किया गया जितना भी कपड़ा है उसको दिल्ली के पास बने बनाए जितने भी क्लोथ एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्रीज़ है उनको बेचता है। उसके बाद क्लोथ एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्रीज़ का उपयोग शर्ट्स बनाने के लिए करती है। ये शर्ट फॉरेन बायर्स को एक्सपोर्ट की जाती है। उसके बाद शर्ट के फॉरेन बायर्स कस्टमर्स में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यापारी भी आते हैं जो स्टोर की
और स्टोर की एक चेन चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के ऑनर केवल अपनी शर्तों पर ही बिजनेस करते हैं। वे माल देने वालों से लो प्राइस पर माल खरीद लेते हैं और ये डिमांड करते हैं, साथ ही वे सामान की हाई लेवल क्वालिटी और टाइम पर सामान देने की भी शर्त रखते हैं। सामान ज़रा सा भी डैमेज होने पर या सामान देने में ज़रा सी देरी होने पर वो बड़ी सख्ती से इनको निपटते हैं। इसलिए एक्सपोर्टर इन पावर फुल ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। Faced with such pressures from the buyers, the garment exporting factories in turn try to cut cost. They get the maximum work out of the workers at the lowest possible wages. This way, they can maximize their own profits and also supply the garments to foreign buyers at a cheap price. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्रीज़ खर्चे में कटौती करने की कोशिश करती है और वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेते हैं। इस तरह वे अपना प्रॉफिट तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर कपड़े देते हैं। The Impex garment factory has 70 workers. Most of them are women. Most of these workers are employed on a temporary basis. This means that whenever the employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave. Workers' wages are fixed according to their skills. The highest paid among the workers are the tailors, who get about rupees 3,000 per month. Women are employed as helper for thread cutting, buttoning, ironing and packaging. These jobs have the lowest wages. यानी कि इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में सिर्फ 70 वर्कर है, उनमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को सिर्फ टेम्प्रेरी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका मतलब है कि जब भी फैक्ट्री ऑनर को लगे कि वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है तो उसे जाने को वो कह सकता है। वर्कर्स की मजदूरी उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग तय की जाती है और काम करने वालों में मैक्सिमम सैलरी सिर्फ टेलर को ही मिलती है, जो लगभग 3,000 रुपये पर मंथ होती है। लेडीज़ को हेल्पर के रूप में जैसे धागे काटने, बटन टाँगने, प्रेस करने के लिए और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए मिनिमम मजदूरी दी जाती है। इसी के साथ साथ एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का। इसमें बताया गया है कि कौन किसकी कीमत यानी कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। पेमेंट ऑफ वर्कर्स पर मंथ, टेलरिंग यानी कि टेलर को मिलते हैं 3,000 रुपये, जो प्रेस करता है उसको मिलते हैं सिर्फ 1.5 रुपये पर पीस, चेकिंग करता है जो उसको मिलते हैं 2,000 रुपये और थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग के मिलते हैं 1,500 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये एक महीने की सैलरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में बनने वाली कमीज जो कि वहाँ पे जाके कितनी कॉस्ट की हो जाती है ये बताया जाएगा इसमें। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ्स शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस्ड एट $26, दैट इज़ ईच शर्ट सेल्स फॉर $26 और अराउंड 1,800 रुपीज़। यूज़ द यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखा रखा है हमको जिसमें कि बताया गया है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 900 रुपीज़ का हो रहा है, जिस पे एडवर्टाइजिंग की गई है 400 रुपीज़ की। स्टोरेज रखने के लिए रखा गया है जो यहाँ पे उसमें लगा है 200 रुपये और परचेज़ के हैं 300 रुपये। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल में ही, द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट्स फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली ऑफ रुपीज़ पर शर्ट। कितना है पर शर्ट की कीमत लगाई है यहाँ पे 300 रुपये की लगाई गई है पर शर्ट। देन ही देन स्पेंड रुपीज़ डैश फॉर एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे है 400 रुपीज़ एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्ट किए गए हैं। उसके बाद स्टोरेज पे लगी है इसकी 400 रुपीज़ कॉस्ट और फिर है डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस, थस द कॉस्ट टू द पर्सन इज़ रुपीज़ 900 वाइल ही सेल द शर्ट फॉर रुपीज़ 1,800 रुपीज़ डैश इज़ हिज प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। तो एक शर्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है 1,800 में से अगर हम 900 माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट सीधा सीधा 900 का हो रहा है। सेल लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स हिज प्रॉफिट विल बी हायर। जब बहुत ही भारी मात्रा में शर्ट्स को बेचा जाएगा तो उस पर बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में उनको मुनाफा होगा। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट रुपीज़ 300 पर पीस, 300 रुपये की कीमत पे बेच रहा है वो। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल्स कॉस्ट हिम रुपीज़ 100 पर शर्ट, उसको सिर्फ 100 रुपये की रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी है। द वर्कर्स वेजेस
the worker wages of शर्ट पे कॉस्ट अनदर 25 रुपये लगे हैं। इसके साथ साथ उसकी रनिंग कॉस्ट जो ऑफिस में लगी है 25 रुपये। कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट। तो यहाँ पे एक शर्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 25 प्लस 50 एंड 100, तो 150 रुपीज़ उसका सब कुछ मटेरियल लगा के शर्ट की रनिंग कॉस्ट लगा के सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 150 में माइनस कर देंगे 300 में से, तो उसको 150 रुपये पूरा का पूरा मुनाफा हो रहा है। नाउ हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, यानी कि बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन से लोग होते हैं। अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर्स एट द सुपर मार्केट। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेसेस एट एवरी स्टेप in the chain. Let us recall who were the people who were involved in this process of buying and selling. Did they all gain as much? There were people who made profits in the market, and there were some who did not gain as much from the buyer buying and selling. Despite their having toiled very hard, they earned little. Can you place them in the table? यहाँ पे बताया गया है, इस टेबल में आपको फिल करना है। इसमें बेसिकली जो बताया जा रहा है वो ये है कि बाज़ारों की एक चेन कॉटन के प्रोड्यूसर को सुपरमार्केट्स के ख़रीदार से जोड़ देती है। इस चेन की हर कड़ी पर ख़रीदना और बेचना होता रहता है। फिर ये रिकॉल करते हैं, यहाँ पे किया गया है कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस पूरी के पूरे प्रोसेस में सम्मिलित थे, या उन सभी को समान रूप से प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का परसेंटेज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहा है यहाँ पर। इसी के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मार्केट एंड इक्वालिटी, यानी कि बाज़ार और समानता, यानी बाज़ार में कितने लेवल पे क्या क्या समानता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द फॉरेन बिजनेस पर्सन्स मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट कंपेयर टू दिस। द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स। On the other hand, the earning of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. Similarly, we saw the small cotton farmer and the weaver at Erode put in long hours of hard work, but they did not get a fair price in the market for what they produced. The merchants or traders are somewhere in between. Compared to the weaver, they have earned more, but it is still much less than the exporter. Thus, not everyone gains equally in the market. Democracy is also about getting a fair wage in the market, whether it is Kanta or Swapna. If families don't earn enough, how would they think of themselves as equal to others? यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉरेनर व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक प्रॉफिट कमाया है और उनके कंपैरिजन में कपड़ा एक्सपोर्टर का प्रॉफिट मध्यम श्रेणी का रहा है। दूसरी ओर कपड़ा एक्सपोर्टर फैक्ट्री के जो कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने लायक ही कमा सके। इसी प्रकार एक स्मॉल कॉटन फार्मर और इरोड के वीवर्स ने बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन मार्केट में उन्हें उनके प्रोडक्शन के उचित दाम तक नहीं मिले। व्यवसायी या व्यापारियों की जो सिचुएशन के बीच की यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पर वीवर की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन एक्सपोर्टर की कमाई से बहुत कम हुई है। इस तरह मार्केट में सब बराबर नहीं कमाते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर सबको मार्केट में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वे कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। On one hand, the market offers people opportunities for work and to be able to sell things that they grow or produce. It could be the farmer selling cotton or the weaver producing cloth. On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earning from the market. These are the people who have money and own the factories, the large shops, large land holdings, etc. The pure people, poor have to depend on the rich and the powerful for various things. They have to depend for loans, as in the case of Swapna, the small farmer, for raw material and marketing of their goods. We were in the putting out system, and most often for employment workers at the garment factory. Because of this dependence, the poor are exploited in the market. There are ways to overcome these such
as forming cooperatives of producers and ensuring that laws are followed strictly. In the last chapter, we will read about how one such fish workers के बारे में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे बताया गया है आखिर में एक और बाज़ार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ कॉटन बेच सकता है तो वीवर अपना बनाया हुआ कपड़ा दूसरी ओर मार्केट से धनवान और पावरफुल लोग ही मैक्सिमम यहाँ पे कमाई कर जाते हैं जहाँ पे वो उनको बेचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपनी फैक्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और बहुत बड़ा लैंड भी है। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए इन धनी यानी रिच पीपल्स के ऊपर, पावरफुल लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर लोन के लिए, जैसे स्वप्ना डिपेंडेंट थी वहाँ के पावरफुल जो ट्रेडर था उसके ऊपर, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल के लिए और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे पुटिंग हाउस सिस्टम में होता है, और नौकरी प्राप्त करने के लिए इन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इस डिपेंडेंसी के कारण मार्केट में गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए भी रास्ते हैं, जैसे प्रोडक्शन मिल्स बनाई गई हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और कानूनों का सही तरीके से अगर पालन किया जाए तो इस तरीके के शोषण को रोका जा सकता है।